अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा स्कूल लीडर्स का ये 30 जून 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसमें से टीचिंग अप्रोच एंड क्लासरूम असेसमेंट के MCQs का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको ईजिली मिलती रहा करें। तो स्टार्ट करते हैं। The test is dash if it shows consistency in giving the same score for same group or similar for each test। एक ऐसा टेस्ट जो कि कंसिस्टेंट आपको रिजल्ट दे ना, तो वो क्या होता है? वैलिड, ऑब्जेक्टिवली, रिलायबल, स्टैंडर्डाइज्ड। कौन सा टेस्ट होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होता है। इज़ द एक्सटेंट टू विच टेस्ट स्कोर्स आर कंसिस्टेंट। ये रिलायबिलिटी होती है आपकी कि अगर आपके टेस्ट स्कोर्स जब आप बार बार उसको कंडक्ट करते हैं तो वो आपके कंसिस्टेंट होते हैं। जबकि वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी इज बेसिकली व्हेन अ टेस्ट मेजर्स व्हेन व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर, यानी जो टेस्ट आप मेजर करना चाहते हैं, जो चीज़ टेस्ट के ज़रिए वही मेजर हो रही है, तो वो वैलिडिटी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली दिस इज़ रिलायबिलिटी। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट विच आर नाउन एज। देखें ना, टेस्ट की जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूजेबिलिटी ये क्या होते हैं? दीज आर द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेस्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेस्ट, एप्टीट्यूड प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेस्ट, इंटेलिजेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेस्ट। तो ये टेस्ट की जो है ना साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये रेफर करती हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट टूल, या फिर दीगर भी उसमें हो सकती हैं, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह। तो ये उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि टेस्ट रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो, यूजेबल भी हो, ये सारी उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आंसर होगा। Mr. Abid wants to determine that how well scores of newly enrolled children on a test will predict their success on final achievement testing test 10। यानी कि एक बच्चे ने इंट्री टेस्ट दिया है ना, तो उसके इंट्री टेस्ट के स्कोर्स वो मिस्टर आबिद समझता है कि कितना वो क्या होंगे कि डिटरमिन करने में मदद देंगे एंड द फाइनल टेस्ट, यानी कि उसके फाइनल टेस्ट के, यानी इसको कैसे आप कंपेयर करेंगे डिग्री ऑफ एग्रीमेंट्स। तो दैट इज़ कंकरेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। अब देखें जो आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है ना, तो दैट इज़ द डिग्री टू विच टेस्ट स्कोर्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट स्कोर ऑन अ क्राइटेरियन मेजर। अ conspicuous example is the degree to which college admission test scores predict college grade point average। यानी कि आपने जो एडमिशन लेते हुए एंट्री टेस्ट दिया है ना, उसके जो स्कोर्स हैं तो वो कितना क्या करेंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका GPA या आपकी आगे एवरेज क्या होगी। तो ये आपकी होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। इससे आप प्रिडिक्ट करते हैं, देखते हैं आगे फ्यूचर के हवाले से। डैश मेजर इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स ओवर टाइम। कौन सी मेजर है ना जिससे आप ये देखते हैं कि आपके स्कोर स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो ओवर टाइम, जब उसको बार बार कंडक्ट करें आप टेस्ट को। इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी, पैरेलल रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। आपकी जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है ना, measures the consistency of results when you repeat the same test on the same sample at different point in time। जब आप उसको बार बार आप रिपीट करते हैं टेस्ट को, तो सिमिलर या कंसिस्टेंट आपके अगर रिजल्ट आते हैं तो ये चीज़ मेजर होती है। इसको आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोल सकते हैं। जबकि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होती है? एक ही टेस्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें और अगर दोनों पार्ट्स इक्वली रिलायबल होते हैं ना, वो दैट इज़ द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। जबकि पैरेलल रिलायबिलिटी होती है कि एक ही तरह के दो आप सैम्पल टेस्ट बना लेते हैं ना, पैरेलल टेस्ट आ जाते हैं वो। तो यहाँ पे राइट आंसर डी आ जाएगा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। Kuder-Richardson 20 फार्मूला इज़ अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर ए टेस्ट विथ। ये किस तरह का फार्मूला होता है? बाइनरी वेरिएबल्स को देखता है ये, क्वांटरनरी वेरिएबल्स, क्यूबिक वेरिएबल्स, मोनो वेरिएबल्स। तो कुडर-रिचर्डसन 20 या KR20 एक ऐसा फार्मूला है ना, इज़ अ मेजर रिलायबिलिटी फॉर अ टेस्ट विद बाइनरी वेरिएबल्स, यानी कि आंसर दैट आर राइट और रॉन्ग, यस नो वाले सवालों की वो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को वो चेक करता है। तो राइट आंसर ये आ जाएगा, ये बाइनरी वेरिएबल्स को वो देखता है। 2-dimensional rubrics with level of achievement as columns and assessment criteria as rows is डैश। सबसे पहले देखें ना, 2 डायमेंशनल, इसमें 2 डायमेंशंस हैं। रूब्रिक्स क्या होती हैं? आपको पता है कि ये
किसी भी टेस्ट को चेक करने के लिए, यानी कि उसको कैसे आपने चेक करना है, उसको कैसे आपने नंबर देने हैं, ये एक फार्मूला दिया जाता है। विद लेवल्स ऑफ अचीवमेंट को कॉलम्स में, जबकि असेसमेंट क्राइटेरिया को रोज़ में दिया जाता है। तो ये कौन सी रूब्रिक होती है? ये आपकी एनालिटिकल रूब्रिक होती है, जिसमें ग्रिड होती है विद द क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट प्रोडक्ट लिस्टेड इन द लेफ्ट कॉलम एंड विद द लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस लिस्टिंग अक्रॉस द टॉप रोज और कॉलम्स में ये चीज़ लिखी होती है। तो दिस इज एनालिटिकल रूब्रिक्स के ज़रिए आप टेस्ट को चेक करते हैं और आपको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि इस तरह से आपने मार्क्स लगाने हैं। allowing students to talk, allowing students to work in their own way, asking students what student wants are example, यानी कि asking what students want, कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनको इजाज़त देना काम करने की, बात करने की। दिस इज़ पीयर मॉडल। पीयर मॉडल क्या होता है? जब बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि ये उस फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है ना कि टीचिंग इज़ हाफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग भी है। तो सीक रोल मॉडल ये कोई मॉडल होता ही नहीं है। अ सपोर्टिव स्टाइल टीचर बिहेवियर, ये क्या है? सपोर्टिव स्टाइल टीचर बिहेवियर, यही ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए टीचर अलाउ करता है बच्चों को कि वो काम करें, वो क्या करें, बात करें, और उनसे पूछता भी है कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं। ये केयरिंग, ट्रस्टिंग और रिस्पेक्टफुल होता है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, और उनको वो इंगेज करता है और उनकी वो सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ अ सपोर्टिव स्टाइल टीचर बिहेवियर। सी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। डैश लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड इज़ अ पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। ये कौन सी लर्निंग होती है? पैसिव से एक्टिव लर्निंग, ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। ये बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड, एथिकली बेस्ड, इस्लामिक बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड। अब देखें आपकी जो है ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो ये भी आपकी डेफिनेटली स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ही है, लेकिन आपकी जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है ना, तो वो इस डेफिनेशन में ज़्यादा प्रॉपर जो है ना वो आती है। कैसे? टीचर्स हु आर केयरिंग, ट्रस्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड स्टूडेंट्स प्रोवाइड देम, ये इसकी ये नहीं है, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या चीज़ आ जाती है कि बच्चों को आप छोड़ देते हैं आज़ाद, वो सवालात के जवाबात खुद से तलाश करते हैं, एक्टिवली वो काम करते हैं, वो लर्निंग करते हैं। तो उसमें टीचर उनको थोड़ी बहुत असिस्टेंस देता है, लेकिन बच्चे खुद से इंक्वायर करते हैं, चीज़ों का जवाब तलाश करने की वो कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिविटी बेस्ड में तो एक्टिविटी टीचर उनको असाइन करता है और क्या करता है कि वो चीज़ पढ़ा रहा होता है कि इंस्ट्रक्शनल एक तरीका है ये। लेकिन इंक्वायरी बेस्ड क्या है? ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। तो राइट आंसर डी आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इनफॉर्मली कॉल्ड अ डैश अप्रोच। डिडक्टिव रीजनिंग को आप क्या कह सकते हैं? टॉप डाउन, डाउन टॉप, एक्स वाई, 0-10। तो डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव दो तरह की होती हैं। आपकी जो डिडक्टिव अप्रोच होती है ना, इसमें आप जनरल रूल्स पहले देते हैं और एग्जांपल्स बाद में आती हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव अप्रोच में आप एग्जांपल्स पहले देते हैं और रूल्स बच्चे खुद से निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें रूल्स पहले आते हैं, एग्जांपल्स बाद में, ये टॉप डाउन है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा। In the dash point of view, the scientific method refers to the set of assumptions, attitudes, procedures that guide researchers in creating questions to investigate, in generating evidence and drawing conclusions. ये definition scientific method की दी है जी psychologist ने, ये एक psychological point of view है। right answer D होगा। और diagnostic or disorder of strength and weakness of a student is dash. इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, लार्ज स्केल टेस्ट, एब्सोल्यूट मेजर टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक और डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, एक बच्चे की आप जब वीकनेस, स्ट्रेंथ और उसकी जो है ना उसको डायग्नोज करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज एन इंडिविजुअल टेस्ट। एक बच्चे का अपना ज़ाती वो टेस्ट होता है जिसमें उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ वगैरह आप देख लेते हैं। तो ये राइट आंसर ए आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द डैश, व्हेन चिल्ड्रन आर रिवार्डेड विद प्राइजेज एंड गोल्ड स्टार फॉर डूइंग देयर जॉब करेक्टली, ये कौन करता है? ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कॉग्निटिव या सोशल? तो जो बिहेवियरिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आप बच्चों को उनके अंदर जो है ना किसी भी हैबिट को आप पक्का कर सकते हैं या उसको छुड़वा सकते हैं। व्हेन एवर स्टूडेंट परफॉर्म अ डिजायर्ड बिहेवियर, दे विल लर्न टू परफॉर्म द बिहेवियर ऑन देयर ऑन, जब उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। द सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू पनिशमेंट, या फिर पनिशमेंट के जरिए उस चीज़ को आप कम कर सकते हैं। तो ये दिस इज सेड बाय द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ये राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
और द ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज, अब देखें ना ह्यूमैनिस्टिक जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ना वो क्या है, ये मास्लो ने एक हिरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट किया है जिसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल करे। और इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स आ जाती हैं, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब उसकी तमाम नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है, यानी वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये क्या है, दिस इज इट इज़ लिस्टेड लिंक टू रिवार्ड्स, इट स्ट्रेसेस ऑन स्टूडेंट्स कैपेसिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये तो नहीं है। देखें, इट सेटिस्फाइज बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सिर्फ बेसिक नीड्स की तो बात नहीं हुई है। इट इज़ एसोसिएटेड विद सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम, तो ये यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स तो हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो डी आंसर है ना, इसमें देखें यहाँ पे सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम, ये ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इट मीन्स कि हमें राइट आंसर डी टिक करना होगा। ये हिरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट किया है मास्लो ने, जिसके अकॉर्डिंग इंसान की 5 टाइप्स ऑफ नीड्स होती हैं और वो फुलफिल करता है और एंड पे सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है, यानी कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो राइट आंसर डी होगा। डैश इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट और असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इवेल्युएट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, कंस्ट्रक्ट और बिहेवियर दैट इट इज डिजाइन टू मेजर। क्या चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग आप ये देखते हैं कि यानी कि कोई टेस्ट इवेल्युएट करता है तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक की, ठीक है, या फिर बिहेवियर या जो भी चीज़ मेजर करना चाहता है। दैट इज़ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंसिक्वेंशियल वैलिडिटी। इसमें देखें ना, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, द टेस्ट मेजर्स द स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट शुड बी मेजर्ड। वो स्किल्स और एबिलिटीज अगर टेस्ट मेजर करता है जो मेजर होनी चाहिए तो दिस विल बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। जबकि कंटेंट वैलिडिटी से मुराद क्या है, दैट द टेस्ट मेजर्स अप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी कि प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स। टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट्स द टेस्ट कंटेंट ऑफ द टेस्ट सर्वे और मेजरमेंट मेथड मस्ट कवर ऑल रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि तमाम पार्ट्स को वो सब्जेक्ट के या टॉपिक के उसको कवर करना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ से पूछी जा रही है ना, इवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, तो ये आपकी कंटेंट वैलिडिटी आ जाती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में ये देखा जाता है कि वो स्किल्स और एबिलिटीज़ मेजर हो रही हैं या नहीं, जबकि कंटेंट में यानी उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम चीज़ें शामिल हैं या नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। तो ये थे कुछ MCQs ईटा स्कूल लीडर्स के 30 जून के टेस्ट में से, और इसमें से हमने देखा है टीचिंग अप्रोच एंड क्लासरूम असेसमेंट के MCQs। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।